सो इज लिंड्स प्रोसेस, ठीक है, और ये लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो लिंड्स प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. ठीक है मेरे, चलो. सो ये मैं प्रोसेस आपको समझा रही थी, राइट. तो नेचुरली इसमें जूल थॉमसन इफेक्ट अप्लाई होता है, जिसमें कि गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एक्सपैंड किया जाता है, लेकिन लो प्रेशर पे जब वो गैस जाती है तो वो फाइन होल, छोटे से होल में से निकलती है, ठीक है. देन इट इज अलाउड टू expand into a low region of low pressure, ठीक है, and that gas is accompanied by cooling, and this process is called, या this effect is called Joule-Thomson effect. और इसको हम adiabatic expansion भी कहते हैं of compressed gas. Adiabatic इसलिए क्योंकि during this process there is no exchange of heat take place, ठीक है. और ऐसी गैसेस जिनको पहले कूल किया जाता है कुछ टेम्परेचर, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, देन दे आर अलाउड टू एक्सपैंड, राइट. देन दैट टेम्परेचर एट विच अ गैस शुड बी कूल्ड इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर. तो किसी गैस का वो टेम्परेचर जिस गैस पे उसको कूल किया जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर. तो यहाँ पे हमारा था ये लिंस प्रोसेस. इसका पहले आप एनिमेशन देख लो, फिर मैं इसको समझाती हूँ, राइट. एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको, राइट. हाँ, अब देखो एरोस को ध्यान से देखना, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. राइट. सो ये बेटा लिंड्स प्रोसेस का अपरेटस है, जिसमें उसने एक चैम्बर ले रखा है एफ. दिस इज एफ चैम्बर, ठीक है. सो ये एफ चैम्बर है, राइट. और हाँ जी, राइट, एफ चैम्बर. और यहाँ पे कॉइल्स लगी हुई हैं, राइट. ये है कंप्रेसर जिसने एयर को कंप्रेस करना है लिक्विड में, राइट. एंड ये जो आपको कॉइल्ड नजर आ रहा है, दिस इज कंडेंसिंग कॉइल, जिसमें से एयर जब पास करेगी तो वो वाटर वेपर्स को कंडेंस करेगी, ठीक है. और यहाँ पे वो वाटर वेपर्स जो हैं, दिस इज कॉल्ड रिसीवर, और यहाँ पे वो वाटर वेपर्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे और वहां से उनको बाहर निकाल लिया जाएगा. दिस इज द आउटलेट फॉर द वाटर वेपर्स, ठीक है. तो यहां से जो अब वाटर वेपर्स रिमूव करने के बाद जो ड्राई एयर बचेगी, उसको वो ड्राई एयर यहां से पास होती है, एंड देन इट गोज इनटू दिस ई कॉइल. दिस इज कॉल्ड कॉपर कॉइल. तो इस कॉपर कॉइल में से पास होगी. नेचुरली अब जब कंप्रेस्ड गैस है, ठीक है, कंप्रेस्ड गैस का मतलब है यहां से बेटा जब इनलेट हो रहा है एयर का, एयर पास कर रही है, तो ये जो कंप्रेसर है उस एयर को 200 एटमॉस्फेयर तक कंप्रेस करेगी गैस को. वहां से फिर वो कंडेंसिंग कॉइल में पास होगी. कंडेंसिंग कॉइल में नेचुरली वो क्या करेगी, कंडेंस करेगी एयर में. नेचुरली एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं, बाकी और कुछ भी होता है, तो वो वाटर वेपर्स को कंडेंस कर देगी. वाटर वेपर्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे इस रिसीवर में, और वाटर वेपर्स को हम टाइम टू टाइम निकाल लेते हैं, और यहाँ से आउटलेट है वाटर का, राइट. उसके बाद जो ड्राई एयर है, that is passed through these tubes into this coil. This coil is, this E coil is copper coil. ये कॉपर कॉइल है. तो इसमें से जब वो ड्राई एयर को पास करते हैं, तो ये देखो इसका छोटा सा होल, तो इस छोटे से होल में से जब वो ड्राई एयर विच वाज कंप्रेस्ड एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको पास करोगे इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो ये एक्सपैंड होगी एंड इसका प्रेशर लो हो जाएगा अप टू 50 एटमॉस्फेयर.
यानी कि यहाँ पे आके गैस का प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा 200 से 50 एटमॉस्फेयर, राइट। ठीक है, और ये जो नेचुरली अब एक्सपेंडेड गैस है, इट विल बी अकम्पनीड बाय कूलिंग ड्यू टू जूल थॉमसन इफेक्ट, क्योंकि कंप्रेस्ड गैस, यहां से कंप्रेस्ड गैस पास हो रही है, राइट, और वो एक छोटे से होल में से पास कर रही है इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, नेचुरली एक्सपैंड हो रही है एडियाबेटिकली बिकॉज दिस apparatus इज फुली इंसुलेटेड। ठीक है, तो नेचुरली इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग। तो वो जो कूल्ड एयर है इट पासेस अपवर्ड्स इन द चैम्बर, तो कूल्ड एयर जो अपवर्ड्स पास हो रही है और नेचुरली इस कॉपर कॉइल को भी कूल कर रही है। ठीक है, सो इस तरह से ये फ्लो हो रहा है जो कूल्ड एयर के वेपर्स हैं। ठीक है, और नेचुरली ये वापस से इस कॉइल में पास करेगी and this process is repeated again and again and again till all the gas is liquefied, और वो जो सारी liquefied gas है वो इस F चैम्बर में नीचे कलेक्ट हो जाएगी, इसको टाइम टू टाइम रिमूव कर लिया जाता है आफ्टर ऑल द gas is liquefied। आई होप द प्रोसेस इज क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ए पॉइंट यहां से एयर को पास किया जाता है, दिस इज द इनलेट ऑफ एयर। ठीक है, ये कंप्रेसर लगा हुआ है, तो एयर को जब इसमें से पास करते हैं तो वो एयर को कंप्रेसर जो है 200 एटमॉस्फेयर पे गैस को कंप्रेस कर देता है, एयर को कंप्रेस कर देता है। ये जो कंडेंसिंग कॉइल है उस एयर में जो भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसको लिक्विफाई कर देती है, और वो वाटर वेपर्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं रिसीवर। तो ये वाटर वेपर्स कलेक्ट हो गए, ये लिक्विड कलेक्ट हो गया, इसको टाइम टू टाइम रिमूव कर लिया जाता है रिसीवर में से, दिस इज द आउटलेट फॉर वाटर। ठीक है, उसके बाद जो ड्राई एयर है ये है ड्राई एयर। ठीक है, जो ड्राई एयर है इट विल पास थ्रू दिस ट्यूब into this E coil. This E coil is made up of copper, so this is called copper coil. तो यहां से जब ये पास होगी तो इसका बहुत छोटा सा आउटलेट है, छोटा सा होल है, तो वहां से जब एक कंप्रेस्ड गैस यानी कि हाई प्रेशर वाली गैस पास होगी छोटे से होल में से इनटू अ लो प्रेशर रीजन, तो इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन इफेक्ट। तो ये जो कूल्ड गैस है, कूल्ड एयर है, इसके वेपर्स कूल्ड एयर के नेचुरली ये ऊपर की तरफ चैम्बर में मूव करना शुरू हो जाएंगे इनटू द कॉइल अगेन, राइट। और नेचुरली ये कूल्ड एयर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये कॉपर कॉइल को फिर से कूल कर रही है, यानी कि इसके अंदर जो एयर है उसको भी कूल कर रही है। और नेचुरली इस प्रोसेस में, कूलिंग के प्रोसेस में जो एयर है वो लिक्विफाई होगी, और जो लिक्विड एयर है इट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ दिस चैम्बर। सो इस चैम्बर में यहाँ पे बॉटम ऑफ द चैम्बर में कलेक्ट की जाती है, और ये प्रोसेस रिपीट होता है सेवरल टाइम्स टिल all the air is liquefied and the liquid air is collected at this chamber and it can be collected from this outlet. I hope it is clear. So this G point is the outlet for liquid air. I hope it is clear. Yes, ma'am. Clear? Yes, This is very ma'am. very important क्योंकि बेटा ये लिख लो क्वेश्चन, important questions में explain the methods for liquefaction of gases. Write down. Explain the methods for liquefaction of gases. Liquefaction of gases के लिए मेथड्स एक्सप्लेन करो, जिसमें पहला मेथड है लिंड प्रोसेस। सिमरन ठाकुर नोट कर रहे हो कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस है, ये इन लड़कियों का फिर से कैमरा बंद है, जूही, सुखदीप, नीतिका, श्रुति, रिपन। एक वो शरीन क्लासेस नहीं लगा रही आजकल, व्हाट हैपेंड टू हर? ठीक है वो? मैम उसे फीवर था। फीवर था? बात हुई थी आपकी? यस मैम, यस मैम, ठीक नहीं थी वो, तो इसीलिए नहीं लगवा रही थी। ओहो, ओके, सिंपल फीवर है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं? प्लीज सारे बच्चे। नहीं नहीं मैम, वैसे हाई फीवर था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ध्यान रखिए सभी अपना।
चलिए सो अगला प्रोसेस करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया भी हुआ है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। सो ये 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। तो अगर वो आपसे सिंपली पूछे कि एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, तो आपको सारे मेथड एक्सप्लेन करने हैं। 3 मेथड हैं। एक मेथड मैंने अभी बताया, लिंड प्रोसेस, दूसरा है क्लॉड्स प्रोसेस, तीसरा है बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो तीनों बताने हैं। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस, तो फिर वो पर्टिकुलर प्रोसेस ही बताना, ठीक है? फिर आपको सिर्फ वही प्रोसेस बताना। समझ में आया? ठीक है, अगर वो पर्टिकुलरली नाम लिख के पूछता है कि ये वाला प्रोसेस एक्सप्लेन करो, फिर वही करना है। अगर वो कहता है कि एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर लिक्विफेक्शन, फिर तीनों मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने होते हैं, राइट? चलिए आगे चलते हैं हम। सेकेंड प्रोसेस इसका लिक्विफेक्शन का, दैट इज क्लॉड्स प्रोसेस। क्लॉड्स प्रोसेस जो है वो इस लिंड्स प्रोसेस की तरह ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ जी, सो दिस इज क्लॉड्स प्रोसेस। देखो ऑलमोस्ट डायग्राम उसी की तरह ही है। मैंने रात को बैठ के वो वाला डायग्राम बनाया था, पर उसी पे ही मेरे को डायग्राम पे इतना टाइम लग गया कि मैं इसका नहीं बना पाई। हाँ जी, सो ये क्लॉड्स प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें जो इन्वॉल्व होगा मैकेनिज्म, जो बेटा लिंड्स प्रोसेस था, दैट वाज बाय द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस बाय, एक मिनट बेटा, सॉरी, वो एक्चुअली हमारी आंटी ना फोन यहीं पे छोड़ गई है, तो उसका फोन बार बार बज रहा है। हाँ जी, सो जो लिंड्स प्रोसेस था उसमें था बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस एडियाबैटिकली, ठीक है। और जो क्लॉड्स प्रोसेस है, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस इन्वॉल्विंग मैकेनिकल वर्क। उसमें जूल थॉमसन इफेक्ट लगा था। सो इसमें मैकेनिकल वर्क यानी कि कूलिंग होगी बाय मैकेनिकल वर्क। तो मैं ये भी यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ, यानी कि ये प्रोसेस है बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ compressed gas involving मैकेनिकल वर्क, ठीक है। सो इसमें मैकेनिकल वर्क होगा जिससे कि कूलिंग होती है, राइट। सो इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर एज अ पिस्टन इन एन इंजन, इट डज सम एक्सटर्नल वर्क। यानी कि इसका प्रिंसिपल है कि जब गैस कोई एक्सपैंड होती है एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली का मतलब वही है कि दैट नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। तो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब सपोज ये सिलेंडर में गैस है, तो जब ये हाई प्रेशर गैस इस सिलेंडर में जाएगी तो वो इस पिस्टन को मूव करेगी। इस डायग्राम में देखो, वो इस पिस्टन को मूव करेगी, पुश करेगी बाहर की तरफ। यानी कि बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो नेचुरली वो एक्सपैंड करेगी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो पिस्टन को पुश करेगी बाहर की तरफ। तो जब नेचुरली कोई गैस काम करती है, वर्क करती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वर्क। सो इट डज सम एक्सटर्नल वर्क। तो व्हेन द वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है, ऑन द सराउंडिंग्स, इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय कूलिंग, इट डज सम वर्क। तो वो जो वर्क होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की लॉस होती है और नेचुरली टेम्परेचर जो है फॉल करता है। सो सिंस सम वर्क इज डन बाय द मॉलिक्यूल्स
at the cost of their kinetic energy, so temperature of the gas falls, causing cooling. So this is the concept in Claude's process. समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? बोलो जल्दी से। मैम आ गया। ओके, सो इस प्रोसेस को अब समझिए कि इसमें कैसे होता है। ऑलमोस्ट प्रोसेस लिंड्स प्रोसेस की तरह ही है, बस एक्सटर्नल इसमें ये वाली चीज लगी हुई है, दैट इज सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन। ठीक है, बाकी सारा डायग्राम उसी तरह का है, आप देख भी रहे हैं। तो यहां से ए पॉइंट से एयर को पास किया जाता है, ये कंप्रेसर लगा है। ठीक है, नेचुरली ये कंप्रेसर कंप्रेस करेगा गैस को एट 200 एटमॉस्फेयर, एंड देन the compressed air is passed from this T tube up to the X point, इस X point तक। X point पे आके ये जो ट्यूब है ये बाइफरकेट कर जाती है, बाइफरकेट दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो कुछ जो कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है, दैट विल पास इनटू दिस सिलेंडर विच इज फिटेड विद अ पिस्टन, और कुछ एयर जो है वो इस कॉपर कॉइल में पास कर जाती है, हैविंग अ स्मॉल होल। तो जब यहां से पास करेगी कंप्रेस्ड एयर, और नेचुरली इस होल में से पास करेगी, ठीक है, तो कंप्रेस्ड एयर होल में से पास करेगी एंड इट इज गेटिंग एक्सपेंडेड इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग, दैट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। यहाँ पे जूल थॉमसन इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये जो कूल्ड एयर के वेपर्स हैं ये फिर से ऊपर की तरफ चैम्बर में मूव कर रहे हैं, वापस कॉइल में जाने के लिए, वापस इस कंप्रेसर में जाने के लिए। ठीक है, राइट। उसी तरफ दूसरी तरफ यहां से जो एयर पास हुई थी, जो सिलेंडर में पहुंची, यहाँ पे नेचुरली क्योंकि वो हाई प्रेशर पे गैस है, तो वो इस पिस्टन को मूव आउट करेगी, यानी कि पुश करेगी। तो जब पुश करेगी इट विल डज सम एक्सटर्नल वर्क, it will does some work on surroundings, यानी कि this is the work done by the system on the surroundings, and naturally जो molecules हैं उनकी kinetic energy lose होगी and the temperature of the gas will fall, तो उसका गैस का टेम्परेचर फॉल करेगा। और नेचुरली जो कूल्ड एयर है इस सिलेंडर में से, कूल्ड एयर जो है अब जो कूल हो गई, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क करने के बाद, इट विल देन अगेन पासेस इनटू दिस चैम्बर, राइट, एंड अगेन इट विल मूव इनटू द कंप्रेसर, and this process is repeated again and again and again and again several times till all the air is liquefied. तो ये प्रोसेस जो है ये बार बार रिपीट होगा तब तक जब तक कि पूरी एयर जो है वो कंप्लीटली लिक्विफाई नहीं हो जाती, और जो लिक्विड एयर है वो यहाँ चैम्बर में नीचे कलेक्ट होगी एंड विच इज देन रिमूव फ्रॉम दिस आउटलेट। ये जी पॉइंट जो है आउटलेट ऑफ द लिक्विड एयर। सो दिस इज द क्लॉड्स प्रोसेस। बस क्लॉड्स प्रोसेस में एक स्टेप और ऐड हो गया कि यहाँ पे उसने एक सिलेंडर लगा दिया विच इज फिटेड विद अ पिस्टन। तो कुछ एयर जो है ड्राइड एयर that will pass into this chamber, यहाँ पे भी कूलिंग होगी और नेचुरली जो कॉइल में से निकल रही है उसकी भी कूलिंग होगी। तो दो जगह से कूलिंग हो रही है, ठीक है। और कूलिंग के कारण जो लिक्विड एयर बन रही है वो नीचे कलेक्ट होगी, और जो कूल्ड एयर है इट विल अगेन पास इनटू द कंप्रेसर एंड सो ऑन। दिस स्टेप इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल ऑल द एयर इज लिक्विफाइड। आई होप इट इज क्लियर। I hope it is clear. Yes, ma'am. Yes. ठीक है। तीसरा मेथड है बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, तो वो भी बता देती हूँ आपको। हाँ जी। So what is adiabatic demagnetization? So third method for liquefaction of gases, third method by adiabatic demagnetization. Adiabatic का मतलब वही है, no heat exchange takes place,
डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है मैग्नेटिज्म को रिमूव करना, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस था, इट वाज गिवन बाय डिबाय इन 1926 एंड गायक आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, मैं इसको ऐसे ही बोलती हूँ, आप लोग देख लेना कैसे बोल सकते हो, ठीक है। सो ये जो process है, it is based upon the principle then when a magnetized body is demagnetized adiabatically, the temperature of the body must fall। यानी कि जब किसी मैग्नेटाइज्ड बॉडी को आप डीमैग्नेटाइज करते हो एडियाबैटिकली, तो उसका टेम्परेचर फॉल करेगा। और नेचुरली जब किसी सूटेबल सॉलिड को, मैग्नेटाइज्ड को, उसका ऑर्डर इंक्रीज किया जाता है, तो उसकी जो मैग्नेटिक एंटिटीज हैं दे आर अलाइंड। जब जब भी बेटा किसी का मैग्नेटिज्म होता है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी सॉलिड्स मैग्नेटाइज्ड होते हैं, तो उनके जो डायपोल मोमेंट्स हैं या मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो अलाइंड होते हैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, ठीक है। तो जब आप उसकी डीमैग्नेटाइज करोगे वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हैं, तो जब आप उसकी डीमैग्नेटाइजेशन करोगे वो डिसऑर्डर्ड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। एंड इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग, राइट। तो यहाँ पे लिख लीजिए द प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन, आप लिख लीजिए प्लीज साथ साथ में, upon the principle, रेड कलर विजिबल है कि मैं चेंज करूं? रेड कलर विजिबल है। ठीक है। दैट व्हेन अ मैग्नेटाइज्ड बॉडी या कोई सब्सटेंस इज डीमैग्नेटाइज्ड adiabatically, means no heat exchange takes place, ठीक है। the temperature of the body must fall, the temperature of body, या वो सब्सटेंस, बॉडी का मतलब कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है, बॉडी का मतलब एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी मस्ट फॉल, ठीक है, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि जब हम किसी सब्सटेंस की, किसी सॉलिड की मैग्नेटाइजेशन करते हैं तो ऑर्डर इंक्रीज्ड होता है, यानी कि वो जो सब्सटेंस है उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर में अलाइंड होती हैं। when a solid या any substance is magnetized, जब वो मैग्नेटाइज्ड होती है, ऑर्डर इज इंक्रीज्ड, यानी कि वो ऑर्डरली अरेंजमेंट में होती हैं। लेकिन जब आप उसको डीमैग्नेटाइज करते हो, ठीक है, तो नेचुरली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिसऑर्डर्ड स्टेट, यानी कि उसकी मैग्नेटाइजेशन खत्म होती है तो वो डिसऑर्डर्ड स्टेट में चला जाता है, कोई किधर को है कोई किधर को है, ठीक है। सो डिसऑर्डर, राइट। सो डिसऑर्डर स्टेट इंक्रीज होगी, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। यू नो व्हाट इज एंट्रोपी? व्हाट इज एंट्रोपी? कौन बताएगा मुझे? मैम रैंडमनेस होती है। हाँ, रैंडमनेस। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, ठीक है। डिसऑर्डर, मेजर ऑफ डिसऑर्डर या मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। जितनी रैंडमनेस बढ़ेगी इसका मतलब है उतनी उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो नेचुरली एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड एंड द कूलिंग ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स सराउंडिंग्स रिजल्ट्स। तो नेचुरली जो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, यहां पे लिख देती हूं मैं, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एंड कूलिंग ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, and its surroundings results, right? So lower temperatures are commonly attained by this method. So ये method जो है ये आजकल बहुत use हो रहा है, nowadays this method is used and to lower the temperatures, ठीक है, this method is adopted by adiabatic demagnetization. It is clear?
I hope it is clear to everyone and your chapter is finished. Gaseous state chapter खत्म हो गया. So इस chapter में बेटा बहुत सारी derivations भी थी, numericals भी हैं, reasoning वाले questions भी हैं. So all this these things are very very important for this chapter. किसी को कोई इस चैप्टर में से कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, प्लीज लेट मी नो, नहीं तो फिर हम अगला चैप्टर शुरू करें. अगला चैप्टर मैं शुरू करूंगी सॉल्यूशंस, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता ही है, +2 में आप लोग पढ़ के आए हो, पढ़ा हुआ है ना सॉल्यूशन चैप्टर. यस मैम. क्या था सॉल्यूशन Yes, चैप्टर में? ma'am. देखें आपको कुछ याद भी है कि नहीं. सबके पास बुक्स मैम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उसमें. बुक्स हैं सबके पास? फिजिकल केमिस्ट्री बाय प्रदीप. यस मैम. यस मैम. ओके, ये बुक अच्छी है, ठीक है. वैसे तो कल्याणी की भी अच्छी है, पर जो मिल जाए. सो कोलॉइडल स्टेट हमारा चैप्टर हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, और अगला चैप्टर है हमारा, वैसे तो एक छोटा चैप्टर है लिक्विड स्टेट, पर वो मैं अभी नहीं कराऊंगी, वो 2-3 दिन का काम है, एंड में करेंगे. तो सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेटा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आप लोगों में से कुछ लोग नीट या जेई के टेस्ट दे रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर +2 के बाद नहीं क्लियर हुआ तो आप आगे भी उसको कंटिन्यू अगर करना चाहते हो और देना चाहते हो कॉम्पिटिशन्स, सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए. सो अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन शुरू करती हूँ. तो आप लोगों से ही मैं पूछती हूँ, एक बच्चे ने लीव कर दिया है, आ गया वापस. हाँ, बताइए सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं? व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन किसको कहते हैं? और ये पूरा जो चैप्टर है ना बेटा, ये आप लोगों ने +2 में किया है. ये दिस इज जस्ट द रेपिटेशन ऑफ +2 में जो आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, ये सारा उसका रेपिटेशन है. बस इसमें जो चीजें आपने नहीं की होंगी वो सिर्फ है इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स वो आप लोगों ने +2 में नहीं किए, और दो सिर्फ इसकी डेरिवेशंस हैं जो आपने +2 में नहीं की होंगी. अदरवाइज ऑल द चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर इज द सेम which you have already studied in +2. What is solution? नितिका. मैम कोई भी दो. एक मिनट, नितिका. मैम जब सॉल्वेंट और सोल्यूट मिक्स होते हैं तो वो एक सोल्यूशन बनाते हैं. जैसे कोई भी सब्सटेंस किसी चीज में डिसॉल्व हो रहा है तो वो सोल्यूशन बनाएगा. ओके, अगर आप इसको थोड़ा और क्रिस्प करो डेफिनेशन को, और थोड़ा मतलब प्रॉपर डेफिनेशन. हाँ, राजवीर बता रही थी, राजवीर बता रहे थे आप. मैम मिक्सचर सब्सटेंस. हैं? मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस. मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस. ओके, एनीबडी एल्स? और कौन बताएगा? मैम होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. कौन बोल रहा है? मीनू? यस. मीनू? यस मैम. हाँ, दोबारा बोलो मीनू, कट गई थी आवाज. मैम होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. यस, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन. मिक्सचर नहीं बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर तो हेट्रोजीनियस भी होता है. मिक्सचर तो सैंड इन वाटर भी मिक्सचर है, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर भी मिक्सचर है. तो मिक्सचर कौन सा? राइट. सो homogeneous mixture of 2 or more substances, chemically non-reactive substances, yes, that is known as solution. तो solution है homogeneous mixture of 2 or more substances, 2 or more. लेकिन हम लोग जो है अभी binary substances तक बात करेंगे. binary means 2. binary का मतलब क्या होता है? हम 2 हाँ, मतलब डबल. हाँ, मीन्स 2 थिंग्स, 2 चीजें. टर्नरी का मतलब होता है 3 चीजें. क्वाटर्नरी का मतलब होता है 4 चीजें. 4 चीजें ठीक है, 4 थिंग्स, राइट.
हम टीचर्स की भी ना भाषा मिक्स्ड हो गई है, कभी इंग्लिश, कभी पंजाबी, कभी हिंदी, बीच में ही सारा मिक्सचर चलता है। यस, ठीक है। अच्छा, इसमें अब दो कंपोनेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस में? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यस, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिल्कुल सही। तो अगर हम बाइनरी कंपोनेंट की बात करें, बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सोल्यूट, वन इज सॉल्वेंट। ठीक है। सोल्यूट कौन सा होता है? अनमोल मैम जो लेस अमाउंट बताएगी, अनमोल बताएगी, अनमोल, अनमोल। मैम जो हम जिसे हम डिसॉल्व करते हैं ना, ऐड करते हैं, वो लेस इन क्वांटिटी होता है। हाँ, which is present in small quantity, which is present in small quantity, the component which is present in small quantity, या वो substance which is present in small quantity, ठीक है, in a solution। जो कम क्वांटिटी में है उसको हम सोल्यूट बोलेंगे, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो अगर कम क्वांटिटी में है तो हम उसको सोल्यूट बोलते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, कौन सा सोल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है? मैम सॉल्ट जो है वो सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट है। ओके, रिपन बताएगी। रिपन का ना कैमरा ऑन है ना कुछ। हाँ जी, रिपन सुन रही है कि नहीं? 9:22। यस मैम। हाँ बोलो, सॉल्ट इन वाटर में सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? मैम क्या? देखा, अभी तक आप लोगों ने, आपने क्वेश्चन ही नहीं सुना था मेरा। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कौन सा है सॉल्ट इन वाटर में? मैम जो सॉल्ट है वो सोल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। हाँ, गुड, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, रूह अफ़ज़ा में, रूह अफ़ज़ा देखा है? रूह अफ़ज़ा Yes, ma'am. पिया है, सबके घर में यस मैम, होता है। यस मैम, गुलाबी गुलाबी पानी जो घोल घोल के पीते गर्मियों में। ठीक है, जो रूह अफ़ज़ा शरबत है उसमें शुगर होता है और पानी है, बाकी कलर, ठीक है, बाकी कलर होता है, वो जो एसेंस सा वो डालते हैं। ठीक है, उसमें मुझे बताओ शुगर ज्यादा है कि पानी ज्यादा है? हम शुगर हम शुगर हाँ, उसमें शुगर ज्यादा है, पानी कम है, तो शुगर क्या हुई फिर? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हाँ, शुगर, इस केस में शुगर जो है वो सॉल्वेंट होगी और जो पानी है वो सोल्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि शरबत हमेशा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से बनता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड, यानी कि उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, दैट इज शुगर। और कई बार तो इतनी ज्यादा होती है कि नेचुरली पानी कम होता है और चीनी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम इसमें ये नहीं बोलेंगे कि शुगर इज सॉल्वेंट, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है, तो शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, इतनी ज्यादा है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, राइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? आज हम जनरल बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, फिर मैं कल आपको ये चैप्टर शुरू कराऊंगी। आई मीन शुरू ही हो गया, आज तो इंट्रोडक्शन ही चल रही है। बताइए मुझे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? बोलो। मैम का सोल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब डिसॉल्व हो चुका होता है, उससे ज्यादा सोल्यूट नहीं डाल सकते हम उसमें। ठीक है, कोई और? एनीबडी एल्स? सिमरन शर्मा। हाँ बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को।
माइक को क्लिक करो, अनम्यूट करो। हाँ बोलो, फिर म्यूट कर लिया तुमने। मैम यही कि उसमें क्या कहते हैं मैम कि मैम जो इसने बोला कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा मैम पहले से ही वो डिसॉल्व होता है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, कोई और? प्रिया 909। मैम सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो सकता है। हाँ, मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि जिसमें हम और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी सैचुरेशन आ चुकी होती है, यानी कि उस पॉइंट के बाद जब अगर आप उसमें और सॉल्यूट ऐड करते हो तो एक्चुअली उसकी क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाती है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। समझ में आ गया? बिटवीन डिसॉल्व्ड सॉल्यूट एंड बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट, ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप चीनी घोल रहे हो, आप घोलते जा रहे हो, 1 चम्मच घोला, 1 गिलास पानी में घुल जाएगी, 2 चम्मच घुल जाएगी, 3 चम्मच घुल जाएगी, 4 5 6 घुल जाएगी। लेकिन जब आप डालते जा रहे हो, एक स्टेज आएगी जब आप कहोगे और चीनी नहीं घुल रही, ठीक है, और चीनी नहीं उसमें घुल रही, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। वो ऐसी स्टेज आ गई जहां पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया,